चाइल्ड कंजर्वेशन फाउंडेशन एवं सेवा भारती के सहयोग से निरंतर चलने वाली वेबिनार की आज ये 24वीं कड़ी है। इस श्रृंखला की इस 24वीं कड़ी में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी तक हम लोगों ने अन्य अलग अलग विषयों को आपके समक्ष रखा है। आज हम एक ऐसा विषय रखने जा रहे हैं जिसके बारे में मुझे लगता है कि हर आम नागरिक को यह पता होना चाहिए। कोर्ट के प्रोसीजर्स क्या होते हैं, कोर्ट और कचहरी क्या होती है। अगर इस बारे में हम बात करें तो एक आम व्यक्ति यही कहता है कि मुझे तो कोर्ट से दूर ही रखो। वास्तव में कोर्ट में होता क्या है, ऐसी कौन कौन सी प्रक्रियाएं हैं जिसके द्वारा कोर्ट अपनी बात रखता है, कोर्ट सजाएं देता है या कोर्ट किसी मुजरिम को बरी करता है। इन सारी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर अनिल पारे। डॉक्टर अनिल पारे सर रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे इंदौर के, और आप एक्स जुडिशियल मेंबर भी रहे हैं अपीलिएट बोर्ड में, एक्स चेयरमैन रहे हैं आप ग्रीवांसेस हैंडलिंग बोर्ड में भी। तो इतना गहरा अनुभव है सर का जुडिशरी के साथ। सर मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इस विषय पर आज अपनी बात रखें। प्रोसीजर्स ऑफ कोर्ट, कोर्ट में वास्तव में क्या प्रोसीजर अपनाई जाती है। सर ओवर टू यू, प्लीज अनम्यूट योर माइक। सर माइक अनम्यूट कर लें। सर आवाज नहीं आ रही आपकी, माइक म्यूट है आपका। अब देखिए। जी सर बोलिए, आ गई आवाज। आवाज आ गई जी सर। हाँ, हमारे सभी महानुभावों को मेरा सादर प्रणाम। माननीय डॉक्टर साहब ने ये एक अवसर दिया है आप सब लोगों से मिलने का, और योग से विषय ऐसा दिया है तो जो सामान्य व्यक्ति जो है इन सब चीज़ों से दूर रहता है। और जैसा कि खुद अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि कोर्ट एक ऐसा स्थान है जहां कोई जाना नहीं चाहता, तो उसके संबंध में मुझे निर्देश दिया है कि कैसा क्या प्रोसीजर है कोर्ट की, क्या किस प्रकार से कोर्ट में होता है। तो ईश्वर करे किसी को जरूरत नहीं पड़े कोर्ट जाने की, पर यदि कभी ऐसा मौका आता है या कोई सलाह दी जाती है, एक सामान्य एक प्रूडेंट मैन के लिए आवश्यक है कि कोर्ट की जो सामान्य प्रक्रिया है उसकी जानकारी हो सभी को। तो देखिए, अपन थोड़ा सा बैकग्राउंड देख के और बैकग्राउंड पे चर्चा करके और फिर अपन आगे चलते हैं। आपको सबको मालूम है 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया, और 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हो गया। और देश आजाद होने के बाद अब ये हुआ 16 अगस्त को कि अब क्या करना, अब इसको अब क्या किया जाए। इसके बाद 16 अगस्त 17 अगस्त 18 अगस्त को जो है वो ये परिस्थिति पैदा हुई कि अब इसमें अब क्या किया जाए। तो एक मिनट, मेरा थोड़ा सा ये लैपटॉप गड़बड़ कर रहा है। आवाज आ रही है भाई साहब? आ रही है सर जी। तो फिर ये हुआ 15 अगस्त तक तो एक हमारे जो देश के कर्णधार थे उनका एक उद्देश्य था कि कैसे भी अंग्रेज चले जाएं, अंग्रेज यहाँ से चले जाएंगे तो हमारा देश आजाद हो जाएगा। एक लंबा संघर्ष था, वो सबको मालूम है। अब 15 अगस्त को जब चले गए तो 16, 17, 18 अगस्त को ये हुआ कि अब क्या करना। चले गए, अब देश में क्या करना। तो लोगों ने बताया साहब अब तो एक और बड़ा काम आ गया। क्या बड़ा काम आ गया? वो बड़ा काम ये आ गया कि अब ये देश कैसे चलेगा। अभी तो एक ही काम था कि अंग्रेज को किसी तरह भगा दें
तो वो हो गया, कई क्रांतिकारियों ने कुर्बानियां दी, कई हमारे बड़े बड़े लोगों ने जो है अंग्रेजों को जो है इस देश से बाहर किया। तो उन्होंने कहा सब अब ये देश चलाना है, कैसे प्रांत बनेंगे, कई रियासतें हैं, कैसा देश चलेगा कैसे। तो देश चलाने के लिए उन्होंने कहा सब एक पुस्तक तैयार होती है और उस पुस्तक में लिखा रहता है कि भाई देश किस प्रकार से चलाया जाए। तो उन्होंने कहा देखो भाई किसके पास पुस्तक है, किसी के पास रखी हो तो बताएं, किसके पास कोई पुस्तक हो। सब लोगों को पूछा गया लेकिन पुस्तक किसी के पास मिली नहीं। तो उन्होंने कहा अपने पास नहीं है तो दूसरे देश से बुलाओ कि भाई ये व्यवस्था के लिए किसी के पास कोई पुस्तक हो। जब देखी गई तो कुछ देशों की पुस्तकें मंगाई गई। तो आपके यहाँ कैसा राजकाज चलता है? उन्होंने कहा साहब हमारे यहाँ तो राजा है। फिर किसी ने कहा हमारे यहाँ तो डिक्टेटर है। किसी ने कहा कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति प्रणाली है। तो उन्होंने कहा साहब ऐसा तो काम नहीं चलेगा, एज इट इज तो अपन नहीं अपना सकते कोई पुस्तक को, फिर क्या करना। तो उन्होंने कहा बैठो, कुछ लोग मिलजुल के बैठे और फिर विचार करें कि कैसे क्या होगा। अब वो काम इतना बड़ा था तो जब बैठे तो धीरे धीरे पहले 5-10 लोग बैठे, 20-25 बैठे और इस प्रकार से करीब 207 लोग इकट्ठे हुए। और 207 लोगों ने इकट्ठे होने के बाद पूरा देश का जो है वो कहाँ और कैसी व्यवस्था हो, कैसा हमारे यहाँ सिस्टम हो, कैसे प्रधानमंत्री हो, कैसे राष्ट्रपति हो, देश कैसे चलेगा, कानून क्या चीज है, इन सब पे उन 207 लोगों ने मिलकर विचार किया। और उनको 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगे। और 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में उन्होंने वो पुस्तक तैयार कर ली कि जिस हिसाब से हमारा देश जो है चलेगा। उस पुस्तक को हम संविधान कहते हैं। बड़ी मेहनत की उन लोगों ने और संविधान जो बनाया कि देश की व्यवस्था क्या हो, प्रधानमंत्री क्या होता है, मुख्यमंत्री क्या होता है, राष्ट्रपति क्या होते हैं और सरकारें कैसी होंगी, प्रशासन कैसे चलेगा, ये सब जो चीजें हैं ये इनको सब तैयार करके, पुस्तक तैयार करके फिर लोगों से भी पूछा गया, आम लोगों से, कि भाई इस पुस्तक में क्या हो। तो आम लोगों ने 2 राय दी। पहली राय तो ये दी आम लोगों ने कि हम लोग क्या है एक लंबे समय तक गुलाम रहे। हम अब कल्पना करें 1947 के समय की, जब उस समय जो लोग थे, उस समय जो किशोर अवस्था में थे, उस समय जो प्रौढ़ थे, उस समय जो बुजुर्ग थे, उन्होंने कहा था हमें तो आज़ादी चाहिए, हम तो बहुत गुलाम रह चुके, बहुत तकलीफ में रह चुके, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते उस स्थिति की। तो उन्होंने कहा आपको आज़ादी चाहिए तो फिर क्या करें। तो उन्होंने कहा साहब इस पुस्तक में आप शुरू में ही आज़ादी की व्यवस्था कर दो और हमारी स्वतंत्रताएं हमको दे दो। हमको लोग संघ नहीं बनाने देते, हमको धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, हम लोगों से भेदभाव किया जाता है। तो वो सब बातों पे विचार करके और बाकी फिर आपका शासन प्रशासन जो करना है आपकी पुस्तक में लिखते रहना। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने पहला और दूसरा चैप्टर के बाद ही चैप्टर 3 जो है, भाग 3 है, वो हमारे मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स का जो है वो शुरू में व्यवस्था करना पड़ी कि ठीक है भाई ये सब अधिकार आपको जो है मिलेंगे और सब अधिकार आपके अकाट्य रहेंगे, कोई इनको हटा नहीं सकता। और ऐसा करके उन्होंने जो है वो भाग 3 में सारे अधिकार दे दिए। और उन मूलभूत अधिकारों के बाद फिर जब तीसरा चैप्टर हो गया, लोग उसमें जो है संतोषजनक स्थिति में आ गए। उसके बाद फिर उन्होंने कहा आपके राष्ट्रपति और राज्यपाल और सब करते रहें। तो हमारा मूलभूत अधिकार का चैप्टर उस समय जो भी पब्लिक थी, उस समय जो जनता थी, उनके निवेदन पे शुरू में भाग 3 के रूप में संविधान में समावेश कर दिया गया। फिर लोगों ने एक चीज और कही कि साहब ये सब तो ठीक है और इसके साथ साथ ये है कि साहब मनमानी ना चले, क्योंकि अंग्रेजों के समय बहुत मनमानी होती थी। अंग्रेजों के समय जो है बहुत लोगों को कष्ट दिया जाता था। किसी को मान लो 2 लोगों ने एक जैसा अपराध किया है, अंग्रेज कभी किसी को पकड़ लेते थे, किसी को छोड़ देते थे। जो उनका पक्ष का व्यक्ति होता था उसके साथ जो है अलग व्यवहार होता था और जो उनके पक्ष का नहीं होता था उसके साथ अलग व्यवहार होता था। तो ये जो स्थिति पैदा हुई थी, इस स्थिति के कारण उन्होंने कहा साहब इक्विटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष सब समान है, ऐसी कुछ व्यवस्था करो। तो ऐसी कुछ व्यवस्था करो। तो संविधान में उन्होंने संविधान को इस प्रकार बनाया कि हमारे यहाँ न राष्ट्रपति राज्य करेगा, न प्रधानमंत्री राज्य करेगा,
इस देश में कानून राज्य करेगा, रूल ऑफ लॉ होगा, जो कानून के तहत होगा, जो कानून के अनुसार होगा, वही जो है इस देश पे राज्य करेगा। और यहाँ सुप्रीमेसी जो है हमारे देश में कानून की हो गई। आप देखें ना, कई बड़े बड़े लोग जो हैं, कोई मंत्री हैं, कोई जो है, कई बड़े बड़े संत महात्मा हैं जिनके पास जो है बहुत शक्तिशाली हैं, पर जो है कानून के सामने उनको भी जो है, उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां हुई हैं, वो भी अरेस्ट हुए हैं, वो भी, उनको भी सजाएं हुई है, क्योंकि हमारे यहाँ कानून सुप्रीम है। तो जब रूल ऑफ लॉ हुआ, जब कानून का हमारे यहाँ व्यवस्था हो गई कि सब सुप्रीम जो है वो कानून है और देश जो है वो कानून के हिसाब से चलेगा, तो अब ये है कि भाई कोई किसी का कानून तोड़ेगा। कानून, अब उन्होंने क्या कहा है कि कोई भी समाज में शांतिपूर्वक समाज अगर चले, शांति से सब एक दूसरे का सम्मान करे, एक दूसरे की तकलीफ समझें, एक दूसरे के प्रति सद्भाव और उचित आचरण हो, तो जो है समाज में शांति रहती है। तो शांति स्थापित करने के लिए कुछ नियम बनाए जाते हैं। हम लोग जो है समाज में कुछ ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि जो एक दूसरे के प्रति ऐसा आचरण करें कि जिससे सामने वाले को हमारी वजह से कोई तकलीफ ना हो। तो ऐसे जो नियम बनाए जाते हैं जो समाज में शांति प्रदान करते हैं, समाज में एक सद्भाव पैदा करते हैं, समाज में एक दूसरे के प्रति उचित आचरण करते हैं, और ऐसे नियम जो राज्य द्वारा स्वीकृत भी किए जाते हैं, ऐसे नियमों को हम कानून कहते हैं। और कानून बनाने का काम विधायिका का है। प्रांतों में विधानसभा कानून बनाती है और केंद्र में संसद कानून बनाती है। तो अब जब रूल ऑफ लॉ लागू हो गया, तो उसके बाद जो कानून बन गए हैं, उन कानून को लागू करने का क्या अब हो। मान लो किसी ने कानून का पालन नहीं किया, किसी ने कानून को तोड़ दिया, किसी ने, कोई जो सड़क पे जा रहा है उन्होंने कहा बाईं तरफ से चलना चाहिए, कानून है, अब कोई दाहिनी तरफ से चल रहा है। तो जो है जो कानून में कोई चीज की पाबंदी है कि भाई जो है कोई वाहन जो है उसमें ओवरलोड नहीं होना चाहिए, अब ज्यादा लोग जा रहे हैं, तो जब कानून टूटता है तो फिर वहां से विधि की प्रक्रिया चालू हो जाती है। और विधि की प्रक्रिया जब चालू होती है तो वो एक पूरी मशीन के रूप में जो है क्रमवार जो है वो बढ़ती जाती है, और उद्देश्य ये रहता है कि जिसने भी कानून का उल्लंघन किया है उसको दंडित किया जाए। अब देखिए, ये जो है, जो विवाद हैं वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कहीं भी कोई समाज में विवाद होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक सिविल डिस्प्यूट होता है और एक होता है क्रिमिनल डिस्प्यूट। एक सिविल डिस्प्यूट क्या होता है, सिविल क्या होता है, सिविल हम किसको कहते हैं, जैसे कई शहरों में शायद आपने देखा हो, उन्होंने कहा यहाँ सिविल लाइन है, या एक शब्द, अब आप सब काफी प्रूडेंट वर्ग के सम्मानित व्यक्ति हैं, तो उन्होंने कहा कि सिविलाइज्ड सोसाइटी एक शब्द होता है। सिविलाइज्ड माने ऐसे लोग जो सभ्य हैं और समाज के नियमों को मानते हैं। तो अगर आप मान लीजिए कि आप सिविलाइज्ड हैं और समाज के नियमों को मानते हैं, तो उसको ऐसे नियम मानने वालों के तरह जो है पूरा समाज चले, तो उनको कहते हैं ये सिविल। और सिविल जो है व्यवहार वाली बात है, और सिविल जो है, सिविल जब कोई नियम टूटता है तो नियम टूटने पे क्या होगा, जब कोई नियम तोड़ेगा, कोई कानून तोड़ेगा, तो उसमें क्या स्थिति बनेगी, उसमें स्थिति ये बनेगी कि उसका फिर जो है, जिसने कानून को तोड़ा है, जिसने समाज के प्रति जो है जो जैसा होना चाहिए उसके विपरीत काम किया है, तो उसको जो है उसके अनुसार उसको जो है दंडित किया जाए, और जिसको तकलीफ हुई है उसको जो है, जिसको उससे क्षति हुई है उसको उसकी क्षति दिलाई जाए। तो जो सिविल डिस्प्यूट होते हैं, सिविल को हम वैसे हिंदी में व्यवहार भी कहते हैं, हमारा जो व्यवहार है वो सिविल कहलाता है। तो सिविल डिस्प्यूट दो प्रकार के होते हैं, एक प्रॉपर्टी के झगड़े और एक राइट्स के झगड़े। प्रॉपर्टी के झगड़े, आपका कोई मकान है, आपका कोई प्लॉट है, आपकी कोई खेत है, आपकी कोई भी संपत्ति, अचल संपत्ति है, वो जो है वो प्रॉपर्टी है। और राइट्स के झगड़े, आप सीनियर हैं, आपसे जूनियर को प्रमोशन दे दिया, आपके कोई अधिकार है कहीं जाने का, उस अधिकार से आपको को रोका गया,
आपको कहीं भी कोई ऐसी चीज है जो एक सामान्य नागरिक के अनुसार आपको मिलना चाहिए, आपका अधिकार है, जहां भी आपके राइट्स हैं और राइट्स इन्फ्रिंज होते हैं तो कहते ना लोग कि लोग चलो कोई इसमें जो है ऐसा हो गया, कोर्ट चले जाते हैं, इसमें कोर्ट में जो है हम लोग दावा लगा देते हैं, हम लोग पिटिशन लगा देते हैं, हम लोग रिट पिटिशन लगा देते हैं। तो जहां भी किसी व्यक्ति का कोई राइट जो है, उसके अधिकार अगर इन्फ्रिंज होते हैं, उसके अधिकार अगर मान लो छीने जाते हैं या अधिकारों का उल्लंघन होता है, या उसकी संपत्ति का झगड़ा है, आपका प्लॉट है, आपका जो पड़ोसी है वो पड़ोसी ने उस पर एनक्रोचमेंट कर लिया, उस पर जो है मकान बनाना चालू कर दिया, आपकी संपत्ति है, 4 भाई हैं, उनमें डिस्प्यूट है, बंटवारा नहीं हो रहा है, पार्टीशन है, केस ट्रांसफर है, ये सब जो भी डिस्प्यूट हैं, प्रॉपर्टी के झगड़े और राइट्स के झगड़े, ये सिविल डिस्प्यूट कहलाते हैं। सिविल डिस्प्यूट हमेशा ये समझ लें कि सिविल डिस्प्यूट जो है वो प्रॉपर्टी और राइट्स के झगड़े कहलाते हैं, उनको सिविल डिस्प्यूट कहते हैं। क्रिमिनल डिस्प्यूट आप सब समझते हैं। क्रिमिनल में हमारे यहाँ इंडियन पेनल कोड है, भारतीय दंड संहिता है, क्या अपराध क्या चीज होती है, अपराध की क्या परिभाषा है और वो अपराध करने पे क्या दंड दिया जाता है। ये दंड प्रक्रिया संहिता में भारतीय दंड संहिता में ये इसका उल्लेख है। सिविल डिस्प्यूट की बात करें, जो दीवानी दावे हैं, तो सिविल डिस्प्यूट के लिए क्या होता है, अगर कोई दीवानी दावा है, ज्यादातर कोर्ट में क्रिमिनल की प्रोसीजर तो जानना उतना आवश्यक नहीं है जितना कि दीवानी दावे की, जब आपका कोई प्रॉपर्टी है, कोई राइट है आपका, जब कोई इन्फ्रिंज होता है, तो ऐसा जो मामला है मैंने बताया कि सिविल डिस्प्यूट है। और जब सिविल डिस्प्यूट होता है तो सिविल डिस्प्यूट में क्या किया जाता है, तो सिविल डिस्प्यूट में सबसे पहले कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपका कोई भी, आप मान लीजिए मकान मालिक हैं और आपके मकान में कोई किराएदार है और वो खाली नहीं कर रहा है, या आपके प्लॉट पे कोई दूसरा मकान बना रहा है, तो ये आपके प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हो गया। दोनों चीजें प्रॉपर्टी की डिस्प्यूट हुई। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो है हम किसी वकील की सलाह लेते हैं, क्योंकि हमको मालूम नहीं कोर्ट की प्रोसीजर। तो कोर्ट में क्या होता है कि सबसे पहले ये तय किया जाता है कि पक्षकार किसको, कौन को बनाया जाए। जो हम कोर्ट में पिटीशन पेश करेंगे, जो हम कोर्ट में दावा पेश करेंगे, तो उसमें सबसे पहला ये देखा जाता है ऑर्डर 1। इसके लिए क्या है, हमने 1908 की इसकी एक प्रक्रिया तय है कि कोर्ट में केस कैसे चलेगा, कोर्ट में दावा कैसे चलेगा, कोर्ट में सिविल केस कैसे चलेंगे, इसके लिए एक प्रक्रिया अपनाई गई है। और वो प्रक्रिया अंग्रेजों के समय से बनी हुई है, सन 1908 से बनी है। हालांकि उसमें संशोधन हुए हैं, अमेंडमेंट हुए हैं, परंतु प्रक्रिया जो है वो मूल प्रक्रिया बेस जो है वो 1908 से बना हुआ है। तो उसको हम कहते हैं व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908, और अंग्रेजी में कहते हैं सिविल प्रोसीजर कोड 1908। 1908 को जो है वो 1908 में जो बनी हुई है वो हम अभी 2020 में भी उसी को, वो ही हमारे यहाँ प्रभावशाली है। तो उस पुस्तक में ये सारा लिखा हुआ है कि केसेस कैसे चलते हैं, दीवानी दावे कोर्ट में कैसे चलते हैं। तो दीवानी दावे जब कोर्ट में पेश करना है, आपके साथ कोई सिविल डिस्प्यूट हुआ है, मैंने जैसे बताया आपका मकान है या आपकी प्रॉपर्टी है, या आपके भाइयों में विवाद है, या आपके यहाँ किसी की डेथ हो गई है और उसमें पार्टीशन होना है, तो इन सब चीजों के लिए यदि हमको कोर्ट जाना है, पहले तो आपस में अगर सुलह हो गई तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। पर अगर सुलह नहीं हुई है और आपको कोर्ट जाना है, तो फिर आपको जो है क्या करना पड़ेगा। सबसे पहले जो है पक्षकार तय किए जाते हैं कि जब हम दावा लगा रहे हैं तो हमारी ओर से कौन कौन पक्षकार उपस्थित हो और सामने वाले की ओर से कौन कौन पक्षकार के खिलाफ दावा लगाया जाए, क्योंकि वो बहुत कानून की दृष्टि से पक्षकार बनाना भी एक महत्वपूर्ण कार्य है कि भाई दोनों तरफ किन पक्षकारों को रखना, हमारे साइड किन पक्षकारों को रखना, और सामने जो है जो जिसके खिलाफ हमको दावा लगाना है उनको किन पक्षकारों को रखना। ये इसका तरीका जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि सिविल प्रोसीजर कोड 1908 नाम की जो पुस्तक है उसमें जो है उसको डिवाइड किया है उनने ऑर्डर्स में, ऑर्डर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3। तो कौन से ऑर्डर में क्या बात लिखी है वो उसमें लिखी रहती है। तो उसमें एक ऑर्डर 1 है, वो ऑर्डर 1 ये बताता है कि दीवानी दावों में हम कैसे कौन को पक्षकार रख सकते हैं।
इसी प्रकार ऑर्डर 2 में फिर जब उसके बाद क्या होता है कि हमको अपना दावा तैयार करना पड़ता है। दावे में सारी बातें हम लिखते हैं कि साहब ऐसा ऐसा हमारी प्रॉपर्टी है, हमारी प्रॉपर्टी में ये है, इसमें ये किराएदार है, इतने साल से किराएदार है, खाली नहीं कर रहा है, हमको इसकी आवश्यकता है, सारी बातें उसमें लिखी जाती हैं और उसको हम प्लीडिंग कहते हैं। ऑर्डर 2 में जो है वो प्लीडिंग के बारे में लिखा जाता है कि उसमें क्या लिखना क्या नहीं लिखना। ऐसा हम स्टोरी या अपना एक लेख टाइप का नहीं लिखते हैं, उसका लिखने का एक तरीका होता है दावे का, वो उसमें जो है वो दिखाया जाता है। फिर ऑर्डर 3 में यह होता है कि आप या तो स्वयं उपस्थित हो जाएं कोर्ट में, और आप स्वयं उपस्थित नहीं होते हैं तो ऑर्डर 3 में आप अपनी तरफ से एक वकील भी उपस्थित कर सकते हैं। नॉर्मली लोग हम देखते हैं कि भाई कोर्ट में वकील का के बिना तो कोर्ट में केस चल ही नहीं सकता, तो ऐसा नहीं है। यदि आप थोड़ा बहुत समझते हैं तो आपको आवश्यकता नहीं है वकील करने की, आप स्वयं भी अपना केस लड़ सकते हैं। थोड़ी सी कानून की अगर जानकारी हो तो आप स्वयं भी अपना केस लड़ सकते हैं। पर अगर आप चाहते हैं कि नहीं वकील के हमको इतना समय नहीं है कि हम हर सुनवाई दिनांक पे कोर्ट में जाएं, तो आप अपना वकील खड़ा कर सकते हैं। और उसके बाद फिर आता है कि जो दावा जब हमारा तैयार हो गया, वकील के माध्यम से हो गया, तो ये कुछ प्रश्न आया है। उसके बाद फिर आता है कि जो दावा, ये क्या मैं जानना चाहता था, क्या सब कोई कुछ पूछ रहे हैं? सर अभी प्रश्न नहीं लेने हैं, आपका जब सेशन पूरा हो जाएगा फिर हम प्रश्न लेंगे। जी 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 ठीक सर। तो हमारे वकील साहब के माध्यम से हमने जो है वो एक दावा बना लिया कि साहब ये हमारी रिक्वेस्ट है कोर्ट से, ये हमारे फैक्ट्स हैं और हमको जो है न्याय दिया जाए। सामने वाला हमारे साथ नियमों को तोड़ रहा है, सामने वाला हमारे साथ अन्याय कर रहा है। अब जब ये सब चीजें लगा के हम कोर्ट में जो है दावा पेश करते हैं, दावा पेश करने के बाद कोर्ट उस दावे की जांच करता है। जांच करने के बाद ऐसा लगता है कि उसमें कुछ आपने बातें गलत लिखी हैं या कुछ बातें अपमानजनक लिखी हैं या कुछ बातें ऐसी हैं जो कि एक सभ्य समाज में आवश्यक नहीं है, तो वो कोर्ट को पावर है कि वो उसमें से उन सेंटेंस को, उन बातों को जो है काट सकता है। कोर्ट को ये पावर है। वो आप ये नहीं कह सकते कि साहब आपने हमारी ये बात क्यों कम कर दी। वो कोर्ट जो है उसमें से ऐसी बातें जो कि अनुचित लगती है उनको काट सकता है। दूसरा, दावा पेश करने के बाद हमको कोई तथ्य की याद आ जाती है कि अरे साहब ये तो हम लिखना भूल गए, तो ये तथ्य लिखना भूल गए, तो हम दावे में संशोधन भी कर सकते हैं। दावे में कि साहब हमने ये पैराग्राफ में ये बात जरूर लिखी थी लेकिन हमारी इतनी बात रह गई, ये हम फिर से इसमें जोड़ना चाहते हैं, तो उसकी भी कोर्ट जो है दावे में संशोधन करने की अनुमति दे देता है। उसके बाद क्या होता है कि जब हम दावा पेश करते हैं तो दावा पेश करने के साथ साथ हमको उन दस्तावेजों को भी साथ में पेश करना पड़ता है जिन पे हम रिलाय करते हैं, जिन पे हम भरोसा करते हैं, जिनके आधार पे हमारा दावा है। आप कहते हैं कि हम मकान मालिक हैं और जिसके खिलाफ हमने दावा पेश किया है वो किराएदार है, तो मकान मालिक और किराएदार का संबंध बताते हुए जो आपने एग्रीमेंट लिखा है वो एग्रीमेंट आपको पेश करना पड़ेगा। ऐसा दस्तावेज जिसके आधार पे दावा पेश करते हैं, जिसके आधार पे हमारा जो प्रकरण है वो आधारित है। तो ये हमको ऑर्डर 7 में ये कहा है कि ऐसे सभी दस्तावेज हमको पेश करना है जो जिनके आधार पे हमारा दावा है। इसके अलावा क्या होता है कि जब कोर्ट दावा देख लेता है, दावे को समझता है, कोर्ट जो है दावे को पढ़ता है और उस समय तक प्रतिवादी को नहीं बुलाते, दावा पढ़ता है और पढ़ने के बाद कोर्ट को लगता है कि भाई इसमें जो है दावे में कुछ कमी है, जैसे आपने कोर्ट फीस कम लगाई है। देखिए, कोर्ट फीस ऐसी चीज है, हर दावे के साथ एक शुल्क ली जाती है। अब न्याय निशुल्क मिलना चाहिए, पर कोर्ट में जो है कोर्ट फीस ली जाती है। तो निशुल्क जो दावे का कॉन्सेप्ट है वो ऐसा है कि निशुल्क अगर सारा कर दिया जाए तो फिर कोर्ट में दावों की भरमार होगी और उसमें ये हो जाएगा कि वैसे ही कोर्ट इस चीज के लिए थोड़ा सा एक उसमें उस साइड में चली जाती है कि बरसों दावे चलते हैं, निपटते नहीं हैं। और तो इसलिए क्या है कि कोर्ट फीस ली जाती है और यदि आप जीत जाते हैं, जिसने दावा लगाया वो जीत जाता है, तो उसको कोर्ट फीस जो हार जाता है उससे दिलाई जाती है।
तो उसको कोई नुकसान नहीं होता, वो दिलाया जाता है, और जो दावे का खर्चा है वो भी दिलाया जाता है, एडवोकेट की फीस भी उसको दिलाई जाती है। तो उसने जो खर्चा किया है वो कास्ट ऑफ सूट जो है वो सब उसको हारने वाले से दिलाया जाता है, जीतने वाले को। तो कोर्ट फीस जो है वो, अगर आपने कम कोर्ट फीस लगाई है तो वो कोर्ट आपको कहेगी कि साहब आपने कोर्ट फीस कम लगाई है, तो ये क्या प्रश्न आ रहे हैं सर इसमें, सो कोर्ट फ्री? सर आप उस पर मत ध्यान दीजिए, आप जो भी प्रश्न है हम बाद में लेंगे, चैट बॉक्स आप मत देखिए, आप अपनी प्रेजेंटेशन जारी रखिए सर जी। कोर्ट फ्री इज योर हेयर व्हाट अदर अपना? सर अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, आप अपना प्रेजेंटेशन जारी रखें, हम आखिरी में प्रश्न लेंगे सर। अच्छा जी सर। तो मैं आपको ये बता रहा था कि अगर मान लीजिए जो नियम के अनुसार जो कोर्ट फीस लगनी है, नियम के अनुसार जो स्टाम्प लगने हैं, वो उसके लिए कोर्ट एक समय देगा कि आपने कोर्ट फीस कम दी है, आपने जो है स्टाम्प कम लगाए हैं, और अगर वो आदमी उसके निर्धारित समय में, आपको 15 दिन का समय दिया, आपको 20 दिन का समय दिया, और उस बीच में अगर वो जो है मान लो आपने पेश नहीं किया है, तो आपका दावा कोर्ट निरस्त कर सकता है। इस प्रकार से कुछ ऐसी चीजें रहती हैं कि कोर्ट में जो हमने दावा लगाया है, वो दावे के साथ हमको अपने वो सभी डॉक्यूमेंट पेश करना है जिन पर हम रिलाय करते हैं, और रिलाय करने के बाद कोर्ट उसकी जांच करेगा। जांच करने के बाद जो है वो उसको जो है, अगर सब चीजें ठीक हैं तो आपका दावा वो कोर्ट सुनवाई के लिए रख लेगा। उसके बाद कोर्ट जो है वो विपरीत पक्षकार जो है, जिसको हम हिंदी में प्रतिवादी कहते हैं, तो प्रतिवादी को जो है वो सूचना भेजेगा, समन्स कहते हैं, जैसे हम नोटिस भेजते हैं, तो इस प्रकार से कोर्ट का समन्स होता है, तो वो उसको समन्स भेजेगा, और समन्स भेज के प्रतिवादी को उसकी दावे की कॉपी भी भेजेगा कि देखिए आपके खिलाफ ये दावा है और ये मिस्टर एक्स ने पेश किया है, अब आपको इस दावे के संबंध में क्या कहना है, क्या आप इस दावे को मानते हैं पूरा सही है तो वैसा बताएं, आप दावे को मानते हैं कि ये सही नहीं है तो आप वैसा बताएं, और उस अनुसार जो है वो हम जो है इसमें आगे कार्रवाई करेंगे। प्रतिवादी को एक समय दिया जाता है, सामने वाले को, वो कोर्ट में उपस्थित होता है। उपस्थित होने के बाद वो कहता है साहब ये दावा में 3 चीजें हो सकती हैं। दावा या तो पूरा डिनाय कर देता है कि नहीं दावा बिल्कुल ठीक नहीं है, पूरा दावे को जो है हम नहीं मानते। दूसरी स्थिति ये है कि दावे को हम आंशिक रूप से मानते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी ने ये लगा दिया कि साहब मैंने, सामने वाले प्रतिवादी ने मेरे से 1 लाख रुपया लिया था लेकिन मुझे नहीं लौटाया, तो एक तो ये कि मैंने 1 लाख रुपए लिया ही नहीं, और दूसरा ये है कि मैंने 1 लाख तो लिया था लेकिन उसमें से मैं 40,000 रुपए दे चुका हूं, और ये केवल 60,000 का ही दावा मेरे को पेश कर सकता है। ये दूसरी स्थिति है, इसको सेट ऑफ कहते हैं। सेट ऑफ में मतलब हमारे को, हमने जितना पार्ट दे चुके हैं उतना पार्ट जो है कम करते हुए दावे को माना जावे। तीसरी चीज ये है कि जो ये कहते हैं 1 लाख जो मांग रहे हैं, वो 1 लाख तो खैर हमको देना ही नहीं है इनको, बल्कि हमको इनसे लेना निकलता है। ये 1 लाख नहीं, मैंने इनको फला टाइम पे 1.5 लाख रुपए दिए थे, तो बल्कि मेरे को 50,000 और लेना निकलता है। तो ऐसा जब कोई आता है तो उसको काउंटर क्लेम कहते हैं। तो प्रतिवादी 3 प्रकार, जो जिसके खिलाफ दावा लगाया वो 3 प्रकार के जवाब दे सकता है। एक जवाब ये दे सकता है कि भाई हमने इनसे पैसे ही नहीं लिया, और उसको जो है डिनाई कर देता है। दूसरा ये तरीका जो है काउंटर क्लेम है कि नहीं इन्होंने दूसरा सेट ऑफ है, इसमें ये है कि ये जितना जो दावा कर रहे हैं ये दावा पूरा ठीक नहीं है, इसमें इतना पार्ट तो ठीक है और इतना गलत है, उसको सेट ऑफ कहते हैं। और तीसरा काउंटर क्लेम ये होता है प्रतिवादी का कि वास्तव में जो है इनका दावा पूरी तरह से गलत है, वास्तव में इनको लेना नहीं निकलता, मेरे को लेना निकलता है, तो उसको काउंटर क्लेम कहते हैं। तो प्रतिवादी जब न्यायालय में उपस्थित होता है, सामने वाला पक्षकार जिसके खिलाफ दावा लगाया वो न्यायालय में उपस्थित होता है, तो उसको इन 3 में से जो स्थिति में हो वो पेश करना होता है, और जब वो पेश कर देता है तो फिर उसको जो है कोर्ट जो है उसके दावे पे विचार करती है। अब उसके बाद कोर्ट अगली दोनों, आपका दावा आ गया, सामने वाले का जवाब दावा आ गया, दोनों के आने के बाद कोर्ट फिर अगली पेशी पे
कोशिश ये करती है कि बातचीत से, अभी एक सेक्शन 89 सिविल प्रोसीजर कोड में जोड़ा गया है कि कोशिश ये की जाती है कि इनमें सुलह हो जाए। कोर्ट भी प्रयास करता है कि भाई इस प्रकार का डिस्प्यूट है, आप दोनों पक्षकार उपस्थित हों कोर्ट के सामने, और एक आर्बिट्रेशन होता है, एक कॉन्सिलिएशन होता है, एक लोक अदालत होती है और एक मेडिएशन होता है। 4 प्रकार की चीजें होती हैं कोर्ट में। तो कोर्ट दोनों पक्षकार को बुलाती है, अभी कार्रवाई शुरू नहीं करती, बस आपका दावा आपने पेश किया, सामने वाले का जवाब दावा आ गया, और दोनों चीजें आने के बाद वो केस की आगे प्रोसीजर बढ़ने के पहले कोर्ट जो है वो ऑर्डर 10 में आदेश 10 कहलाता है। आदेश 10 में ये कोशिश करती है कि दोनों पक्षकार मिलकर बैठें, कोर्ट के साथ चर्चा करें और कोई तरीका सुलह निकल आए। चलो भाई इतना पैसा निकलता है, इतना तुम दे दो, इसका ब्याज थोड़ा कम कर दो, या आप किराएदार हैं, आप खाली नहीं कर रहे हैं, भाई खाली कर दो, आपको 3 महीने का और समय दे दिए। कोई ना कोई एक सॉल्यूशन अगर मान लो हो जाता है तो कोर्ट को फिर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं रहती। फिर वहीं पे हो सकता है, कई बार कुछ केसेस जो हैं कोर्ट में फर्स्ट हियरिंग में जो है वो निपट जाते हैं। कॉन्सिलिएशन होता है, कई सम्मानीय अभिभाषकगण वकील साहबान को निवेदन करते हैं कि साहब आप बैठ जाइए, इन दोनों पक्षकारों के साथ बैठ के इनका काउंसलिंग कर दीजिए। तो यदि ऐसा होता है तो कोशिश करते हैं ऑर्डर 10 में कि मामला वहीं निपट जाए। अब मान लीजिए वहां मामला नहीं निपटता है और आगे हमको बढ़ना पड़ता है, तो फिर क्या होता है, फिर उसके बाद ये शुरू होता है कि वादी जो है कुछ प्रतिवादी से डॉक्यूमेंट मांगता है, प्रतिवादी जो है वादी से कोई डॉक्यूमेंट मांगता है कि साहब इन्होंने फला कागज पेश नहीं किया जो मेरे फेवर का है और इनके पास है। वादी भी कहता है कि साहब ये कागज प्रतिवादी के पास है, इनने पेश नहीं किया। तो ये होता है डिस्कवरी, यानी सामने वाले से दस्तावेज मंगाना। तो ये दोनों पक्षकार जो हैं एक दूसरे से दस्तावेज की मांग करते हैं, उसको ऑर्डर 10 कहा जाता है। आदेश 11 कहा जाता है। आदेश 11 में जो है ये एक प्रोसीजर है कि दोनों पक्षकार उपस्थित हो गए, दोनों पक्षकार को पहले प्रयास किया कि ये इनका कोई आपस में कॉम्प्रोमाइज हो जाए, इनमें सेटलमेंट हो जाए, पर नहीं हो रहा है। तो उसको फिर आगे जब हम बढ़ते हैं तो फिर हम डॉक्यूमेंट जो है मांगते हैं कि भाई आपके पास ये डॉक्यूमेंट है आप दीजिए, इनके पास ये डॉक्यूमेंट है आप दीजिए, ये डॉक्यूमेंट इस केस के निराकरण के लिए आवश्यक है। कोर्ट स्यू मोटो भी कह देती है कि साहब आपने अपने दावे में या जवाब दावे में इस दस्तावेज का उल्लेख किया है, ये दस्तावेज आप ला के दीजिए, इसको हम देख के या तो वापस कर देंगे, दैट इज इंस्पेक्शन, कि हम उसका इंस्पेक्ट कर लेंगे, उसको देख लेंगे, उसका अवलोकन कर लेंगे और आपका डॉक्यूमेंट लौटा देंगे। तो ऐसा करके वो डिस्कवरी का एक कुछ सुनवाई दिनांकों पे ये काम चलता है ऑर्डर 11 में, क्योंकि जो भी होता है कागजों के आधार पे और जो है बयानों के आधार पे कोर्ट जो है मामले का निराकरण करती है। तो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट दोनों पक्षों से कोर्ट में बुलाए जाते हैं और उनको जो है डॉक्यूमेंट लाने के बाद फिर अपन आगे बढ़ते हैं। तो फिर देखते हैं, फिर एक एडमिशन का एक स्टेज आती है ऑर्डर 12 की, कि भाई कौन से दस्तावेज को सामने वाला रिलाय करता है और कौन से दस्तावेज को सामने वाला रिलाय नहीं करता है। आप भरोसा करते हैं हाँ साहब ये दस्तावेज हम मानते हैं, ये हमारे सिग्नेचर हैं, या हम इस दस्तावेज को नहीं मानते हैं। एक एडमिशन की स्टेज भी आती है दस्तावेज आने के बाद कि दस्तावेजों को माना जाए, कौन से दस्तावेजों को माना जाए, कौन से दस्तावेजों को नहीं माना जाए। उसके साथ में जो है कुछ पक्षकार जो है स्यू मोटो भी स्वयं भी डॉक्यूमेंट पेश करते हैं ऑर्डर 13 में कि साहब ये दस्तावेज हमको और देना है, क्योंकि डॉक्यूमेंट एक इतना इंपॉर्टेंट सिविल सूट में, दीवानी दावों में या आपराधिक प्रकरणों में डॉक्यूमेंट का एक इम्पॉर्टेंट पीरियड होता है, एक इम्पॉर्टेंट समय होता है, एक इम्पॉर्टेंट स्टेज होती है कि दोनों पक्ष मिलके जो है डॉक्यूमेंट पेश करते हैं। और उसके बाद जब दोनों पक्षों के दावे आ जाते हैं, दोनों पक्षों के जवाब दावे आ जाते हैं, दोनों पक्षों के दस्तावेज आ जाते हैं, तो फिर कोर्ट क्या है उन सब के आधार पे वाद प्रश्न बनाती है। वाद प्रश्न, वाद रचना, या उनको अंग्रेजी में इश्यूज कहते हैं। मतलब दोनों के बीच के में जो डिस्प्यूट है उनके संबंध में प्रश्न बनाए जाते हैं। दोनों के बीच में डिस्प्यूट क्या है, उन्होंने कहा साहब ये मकान, वादी कहता है ये मकान मेरा है और मैंने इसको परचेस किया था। प्रतिवादी कहता है कि हाँ इसका है, तो ये विवाद है ही नहीं। और प्रतिवादी कहता है कि नहीं साहब इसने मकान नहीं है, इसने कोई मकान नहीं खरीदा, ये तो मकान मेरे पिताजी का है।
तो फिर प्रश्न ये बनाया जाएगा, पहला वाद प्रश्न ये बनाया जाएगा, क्या वादी जो है इस मकान का स्वामी है। फिर दूसरा प्रश्न ये है कि भाई मान लो कोई किराएदार है, तो वो उन्होंने कहा कि साहब इसका जो है 1,000 रुपये प्रति माह किराया है। प्रतिवादी कहता है कि नहीं साहब 1,000 नहीं, वो तो 700 रुपये किराया है, ये गलत बोल रहे हैं। तो दूसरा प्रश्न फिर ये बन जाएगा वाद प्रश्न कि क्या इस मकान का किराया 1,000 रुपये प्रति माह है। जो वादी जो अभिवचन करता है, वादी जो अपने दावे में कहता है, और जिनको प्रतिवादी डिनाय करता है, वो सारे जो हैं विवादित प्रश्न बनाए जाते हैं और उन प्रश्नों को वाद प्रश्न कहा जाता है। वाद प्रश्न की रचना होती है। वाद प्रश्न की रचना कब होती है? जब दोनों पक्षकार उपस्थित हो गए, दोनों के दावे और जवाब दावे आ गए, दोनों के डॉक्यूमेंट आ गए, उसके बाद कोर्ट जो है ऑर्डर 14 में अपने वाद प्रश्न का निर्माण कर देता है। वाद प्रश्न निर्माण हो गए कि भाई कौन कौन है, दोनों से फिर साक्ष्य सूचियां मांगी जाती है कि भाई आप अपने दावे के समर्थन में या प्रतिवादी अपने जवाब दावे के समर्थन में किनके गवाह कराना चाहता है। वादी ने कहा साहब मैं 4 गवाह कराना चाहता हूं, इनके सामने किराएनामे की बात हुई थी, इनके सामने इन्होंने इतना किराया देना स्वीकृ मंजूर किया था, तो उन इन गवाहों को कराना चाहता हूं। ऐसे ही जो प्रतिवादी है या जो किराएदार है वो कहेगा साहब मैं इन गवाहों को कराना चाहता हूं। तो वो सब जो गवाह हैं उनकी लिस्ट जो है कोर्ट को दी जाती है और उसके बाद जो है गवाह शुरू होती है। गवाह कोर्ट में शुरू होती है ऑर्डर 16 से लेके ऑर्डर 18 तक। आदेश 16, आदेश 17, आदेश 18 के अंतर्गत गवाही होती है। पहले गवाही में क्या होता था कि पहले समय में अमेंडमेंट आने के पहले गवाह कोर्ट में खड़ा होता था और उसका पहले मुख्य परीक्षण होता था, बाद में दूसरी पार्टी का अभिभाषक जो है उसका प्रति परीक्षण करता था। अब उन्होंने ये कर दिया है नए अमेंडमेंट में कि जो मुख्य परीक्षण है वो न्यायालय के बाहर ही, न्यायालय का समय बच जाए तो मुख्य परीक्षण न्यायालय के बाहर ही वो जो है शपथ पत्र के रूप में मुख्य परीक्षण बना के ले जाते हैं, तो उतना समय जो है बच जाता है। तो जो है गवाही एक महत्वपूर्ण कोर्ट का विषय होती है जो दोनों पक्षकारों के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो गवाही कोर्ट में इस प्रकार से ली जाती है कि मुख्य परीक्षण को शपथ पत्र के रूप में दे दें और दूसरा वकील जो है, दूसरे पार्टी का अभिभाषक जो है वो उसका जो है प्रति परीक्षण कर ले। वो अपनी बात को करने के लिए कि सामने वाला गलत बोल रहा है और वो अपनी बात को कहने के लिए वो जो है उससे प्रतिपरीक्षण करता है। और प्रतिपरीक्षण में कई चीजें जो हैं, अगर किसी ने कोई कुछ असत्य बात कही है तो प्रतिपरीक्षण में वो चीजें जो है वो चीजें उसमें सत्यता जो है प्रतिपरीक्षण में सामने आ जाती है। इसमें यह भी है कि अब कई बार क्या होता है कि किसी का गवाह है और वो किसी अन्य प्रकरण में जेल में चला गया है, तो अब जेल में चला गया है तो आप उस और आपके लिए इंपॉर्टेंट गवाह है तो आप तो उसको ला नहीं सकते। कोर्ट से आप निवेदन करेंगे साहब ये मेरा एक गवाह है पर किसी अन्य प्रकरण में ये जेल चला गया है, तो कोर्ट उसको जेल से बुला के आपके पक्ष में जो आप गवाही कराना चाहते हैं वो गवाही वो करा देते हैं। इसी प्रकार कोर्ट जो है खुद भी कुछ प्रश्न पूछ सकती है। कोर्ट स्वयं जो है वो शपथ पत्र मांग सकती है और कि भाई आप इस पे शपथ पत्र पे ये बात कहो, शपथ पत्र पे अपना बयान दो, शपथ पत्र पे अपनी कोई तथ्य को प्रकट करो। और इस प्रकार से पहले वादी की गवाह पूरी होती है। जब वादी की गवाह होती है तो प्रतिवादी का वकील उसका प्रतिपरीक्षण करता है। वादी की गवाह जब समाप्त हो जाती है तो जो प्रतिवादी है वो अपनी गवाह शुरू करता है और उसका उस प्रतिवादी के गवाह जो होते हैं उन पर वादी का वकील जो है प्रतिपरीक्षण करता है। और इस प्रकार दोनों पक्षों की गवाह होने के बाद में फिर एक अंतिम तर्क की स्टेज होती है, फाइनल आर्गुमेंट की स्टेज होती है। दोनों पक्ष अपने साथ चर्चा कर अपनी अपनी बात जो है फाइनल सारा कंक्लूड करते हैं कोर्ट के सामने, उसको फाइनल आर्गुमेंट कहते हैं। सभी गवाहों के परिप्रेक्ष्य में, सभी डॉक्यूमेंट के परिप्रेक्ष्य में एक अंतिम तर्क जिसको कहते हैं, अंतिम तर्क पेश करते हैं। उसके बाद कोर्ट जो है अपना निर्णय देता है और निर्णय देने के बाद में उसकी डिग्री बनाई जाती है सिविल में। जैसे डिग्री जो है वो निर्णय का ऑपरेटिव पार्ट है, उसमें केवल उतना लिखा जाता है डिग्री में कि भाई इस केस में क्या आदेश दिया है। और निर्णय में तो पूरी फैक्ट्स आते हैं। निर्णय कभी 50 पेज के होते हैं, कभी 30 पेज के होते हैं, जैसा मैटर होता है उस हिसाब से निर्णय होता है। और निर्णय के बाद फिर जो है डिग्री बनाई जाती है। डिग्री में केवल ऑपरेटिव पार्ट लिखा जाता है। तो इस प्रकार एक सिविल कोर्ट की, एक सिविल मामले की जो है प्रक्रिया है।
मेरे ख्याल से और भी माननीय सदस्य हैं हमारे, तो मैं आदरणीय डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि जो हमारे और सम्मानित सदस्य हैं उन्हें भी मौका दिया जाए, या कोई प्रश्न किसी का है। सर, हम इसमें थोड़ा सा लोक अदालतें और परिवार न्यायालय के बारे में भी जानना चाहेंगे, अगर आप ब्रीफ में कुछ इस पे प्रकाश डाल सकें तो। जी हाँ, लोक अदालत का क्या है कि लोक अदालत, जैसे मैंने बताया कि जब दावा शुरू होता है तब भी और दावे के दौरान भी लोक अदालत जो है, लोक अदालत का सबसे बड़ा जो फायदा है वो ये है कि जैसे दोनों पक्ष जो हैं, मान लो कोई किसी मैटर पे जो उनका दावा चल रहा है, कोर्ट में जो पेंडिंग दावा है, उस मामले में किसी मुद्दे पे जो है कुछ शर्तों पे समझौता करने के लिए अगर राजी हो जाते हैं, तो राजी होने पे क्या होता है कि वो मामला कि भाई इन शर्तों पे हम लोग हमारा केस का निपटाना करना चाहते हैं, उसमें कोर्ट भी मदद करती है। कोर्ट के कुछ लोक अदालत के कुछ मतलब काउंसिलर रहते हैं, ज्यादातर वो हमारे वकील साहबान रहते हैं जो काफी अनुभवी रहते हैं, हर कोर्ट के साथ बैठे रहते हैं। दोनों पक्षकार उन काउंसिलर के पास जाते हैं, वो समझाते हैं कि भाई इतना डिस्प्यूट है, क्यों कोर्ट में लड़ते हो, क्यों इतना समय बर्बाद करते हो, आप इन शर्तों को मान लो, आप थोड़ा आप अपना चीज छोड़ दो, थोड़ा ये छोड़ दें। ऐसे समझाइश से लोक अदालत में वो राजीनामा अगर होता है तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो कोर्ट फीस है वो कोर्ट फीस वादी को वापस मिल जाती है। जो कोर्ट फीस, मान लो कई बड़े केस में क्या होता है, लाख रुपए, 1 लाख रुपए, 1.5 लाख रुपए, इतनी तक कोर्ट फीस लगती है, 2 लाख रुपए कोर्ट फीस लगती है। तो यदि उसमें लोक अदालत में राजीनामा हो गया तो वो 2 लाख रुपए सरकार उसको वापस कर देती है। तो लोक अदालत के माध्यम से दावा बहुत आसानी से निपट जाता है और उसमें दोनों पक्षों के संबंध भी अच्छे बने रहते हैं और जो है दोनों पक्ष उसको लोक अदालत के माध्यम से निपटा के और उस पे सामने वाले प्रतिवादी पे कोर्ट फीस का बर्डन भी नहीं आता है जो वादी ने, नहीं तो जो अगर मान लो वादी जीत जाता तो वो कोर्ट फीस फिर जो है प्रतिवादी को देना पड़ता, तो वो कोर्ट फीस जो है सरकार वापस कर देती है। तो ये तो लोक अदालत है। दूसरी चीज आप जो फैमिली कोर्ट का पूछ रहे हैं कि फैमिली कोर्ट में के लिए क्या है, एक थोड़ा एक कानूनी अलग बन गया है परिवार न्यायालय, क्योंकि ये लिटिगेशन समाज में जो भी कारण हो, पारिवारिक जो दाम्पत्य जीवन है अभी पिछले 15-20 सालों में बहुत डिस्प्यूट बढ़ गए हैं। कारण जो भी हो वो एक अलग सब्जेक्ट है, पर उसके कारण फिर अलग से कोर्ट्स बनाना पड़ी, फैमिली कोर्ट ही अलग बन गई, क्योंकि रेगुलर कोर्ट में चलते तो मुकदमे में कई साल लग जाते, तो अलग से फैमिली कोर्ट बनाई है। फैमिली कोर्ट में प्रक्रिया तो करीब करीब यही रहती है, लेकिन फैमिली कोर्ट में काफी प्रयास किया जाता है दोनों पक्षों को समझाने का। दोनों पक्ष को जो है काउंसिलर भी समझाते हैं, दोनों पक्ष को जज भी समझाते हैं और कोशिश करते हैं कि उनका परिवार बच जाए, उनका जो है दाम्पत्य जीवन एक अच्छा फिर से मधुर जीवन हो जाए और अपना उनका वैवाहिक जीवन जो है वो निरंतर जारी रहे, तलाक की नौबत ना आए। तो इस प्रकार से जो फैमिली कोर्ट के जो मामले हैं और जो सामान्य दूसरे दीवानी मामले हैं उनमें मुख्य अंतर यही रहता है कि उसमें हर स्टेज पे कोशिश की जाती है कि इनका जो है विवाद आपसी समझौते से निपट जाए। मान लीजिए बिल्कुल ही नहीं होता तो फिर वो क्या करते हैं, फैमिली कोर्ट में फिर वो कोशिश करते हैं कि भाई दोनों मिलके सहमति से फिर तलाक ले लें, सहमति से अलग अलग हो जाए। संभावना है ही नहीं मिलने की, किसी प्रकार से भी जो है पति पत्नी तैयार नहीं है, पढ़े लिखे हैं, अपना अपना या तो कोई ईगो हो सकता है या जो भी कारण हो, पर अगर मान लो वो बिल्कुल ही तैयार नहीं है तो फैमिली कोर्ट में उसके मामले जो हैं वो उस प्रकार से समझौते से भी निपटा देते हैं। जी सर, एक महत्वपूर्ण बात, चूंकि सब चाइल्ड वेलफेयर कमेटी और जेजेबी के लोग जुड़े हुए हैं, तो एक मेरा प्रश्न है सर, आगे हम चलें, छोटा सा इसी से संबंधित है कि जब भी कोई सब जुडिस मामला होता है, किसी न्यायालय में मामला चल रहा होता है, तो उसमें क्या कोसी जुडिशरी बॉडी इंटरफियर कर सकती है? उदाहरण के लिए अगर किसी बच्चे का उसके ऑलरेडी मामला आपके यहाँ किसी अदालत में पेंडिंग है, तो क्या उस पेंडिंग मामले में बाल कल्याण समिति अपना निर्णय ले सकती है? देखिए पेंडिंग मामला, देखिए बाल कल्याण समिति के अपने अलग अधिकार हैं और कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो माने जो कोर्ट में जो चीज डिसाइड हो रही है, कोर्ट में जिस उस मामले में जो है वो बाल कल्याण समिति जो है वो अपना कोई निर्णय नहीं दे सकती। जो मुद्दा कोर्ट के पास है उस मुद्दे को छोड़ के बाल कल्याण समिति के अपनी शक्तियां हैं, अपने अधिकार हैं,
अपनी प्रक्रिया है, वो उस उतना मुद्दा छोड़ के कि कोर्ट में अगर मान लो किसी बालक के संबंध में कोई प्रकरण चल रहा है और कोर्ट को जो डिसाइड करना है उस बालक के संबंध में, वो उस मामले में बाल कल्याण समिति को अधिकार नहीं है, जो क्योंकि वो कोर्ट का जुरिस्डिक्शन है। जी सर। चलिए हम अगले सत्र की तरफ बढ़े हैं। कहते हैं कि नई हवाओं को सोहबत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, जो जुर्म करते हैं वो इतने दरिंदे नहीं होते, सजा न देकर अदालत बिगाड़ देती है। तो आज भी हमारे देश में आदमी यही कहता है कि मैं तुम्हें कोर्ट में देख लूंगा। अदालत का एक अपना बहुत ही सम्मान है आज भी हमारे देश में, क्योंकि अदालत, आपने जो बोला कि कानून से ये देश गवर्न होता है। निश्चित रूप से आगे बढ़े उसके पहले हमारे अध्यक्ष जी जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा। आपसे निवेदन करूंगा कि विषय पे अपनी बात रखें और आज हमारे वक्ता का धन्यवाद भी ज्ञापित करें। डॉक्टर साहब, डॉक्टर राघवेंद्र शर्मा, ओवर टू यू सर। माइक अनम्यूट कर लें सर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर कृपाशंकर जी। और आज सम्मानीय अनिल पारे साहब ने जिस पूरी की पूरी इस कठिन प्रक्रिया को इतने सरल शब्दों में समझाया है, मुझे लगता है कि मैं एक कानून का विद्यार्थी हूं, मैंने लॉ में पीएचडी किया है, इतने सरल शब्दों में मैंने अपने जीवन में इसको कभी नहीं समझा। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि इसने कठिन विषय को भी कोई इतने सरल तरीके से समझाया जा सकता है। इसलिए मैं सम्मानीय अनिल पारे साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, उनको सादर प्रणाम करता हूं। और वास्तव में कई बार ऐसा कहा जाता है कि प्रक्रिया तो सरल होती है लेकिन उसको बताने वाला कठिन कर देता है, लेकिन यहाँ कठिन प्रक्रिया को भी आदरणीय पारे साहब ने बहुत सरल शब्दों में हम सबको समझाया है। क्योंकि हम बाल कल्याण समिति से जुड़े हुए सभी लोग हैं, हर रोज इस प्रक्रिया को हमका सामना करना ही पड़ता है। तो आज का जो सत्र होगा वो हम सब के लिए जीवन में एक बड़ा मील के पत्थर की तरह काम करेगा। जैसे आदरणीय कृपाशंकर जी ने कहा, इसलिए अभी तक मैं जो कानून को समझता था या सुनता था, पढ़ता था, चाहे बृहस्पति से लेके सुख तक का परिभाषाओं को देखें तो यही आता है कि वास्तव में कानून तो तुरंत न्याय मिलना ही कानून है। तो जब संविधान सभा बनी और जो सारी सब लोगों ने जो इसका निर्माण किया है, उनकी मंशा भी यही थी कि इस देश के अंदर सस्ता, सरल और सुलभ न्याय मिले। लेकिन कहीं ना कहीं हम प्रक्रिया में उलझ गए और हमने सस्ते, सुलभ और सरल न्याय को कठिन बना दिया। तो मुझे लगता है आज हमने जो सेमिनार किया है, आदरणीय अनिल पारे जी ने हम सबका जो मार्गदर्शन किया है, सर आवाज आपकी नहीं आ रही है जी भाई साहब, राघवेंद्र जी भाई साहब, उनसे संपर्क लग रहा कट गया है। आवाज नहीं आ रही जी? अभी बोलिए, अभी ठीक है भाई साहब, आगे आ रही आवाज। जी अभी जी आ रही है भाई साहब। तो मैं लगता है कि जहां हम लोग बैठेंगे उस जगह पर तो हम इसका पालन करेंगे। इस न्यायिक प्रक्रिया को हम बच्चों के लिए कैसा सरल, सुलभ बना सकते हैं। हमारे पास अगर कोई बच्चा आ गया है तो उसको तुरंत हम न्याय दे सकें, उसको तुरंत वो सहूलियतें दे सकें, यही संविधान निर्माताओं की, कानून बनाने वालों की यही मंशा होगी। और मुझे लगता है इतने सरल शब्दों में आदरणीय अनिल पारे साहब ने हमको यही समझाया है। तो आज हम इस सत्र से अपने मन में संकल्प ले लें कि हम इसके साथ न्याय कर सकें। वरना तो कहा गया था कि कानून एक ऐसा मक्कड़ जाल है जिसको बड़े बड़े कीट पतंगे तोड़ के निकल जाते हैं, छोटे छोटे कीट पतंगे उसमें फंस के मर जाते हैं और टिड्डे तोड़ के निकल जाते हैं। आगे तो यहां तक कहा है कि अदालतें इबादत गाह नहीं है बल्कि जुआ घर हैं। यहाँ सब कुछ गोटी की चाल पर निर्भर करता है। लेकिन मुझे लगता है कि ये वास्तव में बनाने वालों की मंशा यह नहीं थी, ये सब लोग बीच में लोगों ने उसको जटिल बनाने का प्रयास किया है, अपने अपने रास्ते निकाले हैं। इसलिए आज के इस सत्र में जो हमें मार्गदर्शन मिला है उसमें हम सीडब्ल्यूसी के सभी लोग यह संकल्प लेते हैं अपने आप में कि हम बच्चों को कम से कम समय में बहुत अच्छी तरह से न्याय दे सकें। इस दिशा में आज का सत्र हमारे लिए बहुत ही एक आई ओपनिंग होगा। मैं इसके लिए सभी जो सत्र में जुड़े हुए हैं उनको और आदरणीय सम्मानीय अनिल पारे जी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। अब हम आगे इसको क्वेश्चन आयर के माध्यम से और समझने का प्रयास करेंगे। जी, प्रश्न के लिए सत्र ओपन